नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी हाई कमान के पास कमान। जी हां, बीजेपी के जिला अध्यक्ष कौन होंगे, इसका फैसला दिल्ली से हाई कमान तय करेगा। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन को तीन नामों का पैनल बनाकर दिल्ली भेजने को कहा है। हालांकि इस फैसले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी में गुटबाजी का आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली हाई कमान को अपने हाथ में कमान क्यों लेना पड़ी और आखिर संगठन चुनाव के दौरान मचे घमासान के चलते क्या फैसला लिया गया है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी में जिला अध्यक्ष चुनाव, दिल्ली तय करेगी नाम। बीजेपी संगठन चुनाव में मचे घमासान के बीच पार्टी ने इसका तोड़ निकाल दिया है। अब जिला अध्यक्षों का नाम दिल्ली से तय होगा। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन को तीन नामों का पैनल बनाकर दिल्ली भेजने को कहा है। पैनल में एक महिला दावेदार का नाम भी शामिल होगा। प्रदेश संगठन को ये नाम जिलों की चयन समितियां देंगी। अब जिला अध्यक्षों का फैसला दिल्ली से क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। लेकिन बीजेपी का इसको लेकर क्या तर्क है, ये जान लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है। लगातार मंडल से लेकर बूथ तक के निर्वाचन संपन्न हो गए। जिला अध्यक्षों के लिए जिला पर्यवेक्षक और निर्वाचन अधिकारी रायशुमारी कर रहे हैं, पैनल बनाए जा रहे हैं और निर्धारित मापदंड जो क्राइटेरिया डिसाइड किए गए उनका पूरी तरह पालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में सभी जिलों में योग्य लोगों को काम करने का अवसर दिया जाएगा और जल्द ही मध्य प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों की सूची सार्वजनिक हुई। पूरी तरह रायशुमारी के आधार पर और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर ही निर्णय लिया जा रहा है। दिल्ली और प्रदेश में हुई बीजेपी की बैठकों में जिला अध्यक्षों के लिए कुछ क्राइटेरिया तय किए गए थे। 60 साल से ज्यादा उम्र के नेता जिला अध्यक्ष नहीं बन सकेंगे, इस पर सहमति बनी थी। इतना ही नहीं, दोबारा से किसी जिला अध्यक्ष को रिपीट नहीं किया जाएगा, ये भी निर्णय हुआ था। हालांकि अब दिल्ली नाम भेजने पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इस पर मामले में कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी में गुटबाजी के आरोप लगाए हैं। जो पार्टी अपने आप को सबसे मजबूत और दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत पार्टी कहती है, आज मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से मंडल अध्यक्षों की सूची वापस हुई, किस तरीके से मंडल अध्यक्ष बनाने में पैसे का लेन देन हुआ, गुटबाजी निकल के सामने आई है। और ये जो लेट लतीफ़ी जिला अध्यक्षों के नाम पर भी आ रही है, ये गुटबाजी का नतीजा है। और भारतीय जनता पार्टी पहले जैसी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। भले ही कांग्रेस बीजेपी के इस फैसले को अपने नजरिए से देखे, लेकिन बीजेपी ऐसा दावा करती रही है कि उसके फैसले सभी वरिष्ठ नेता मिलजुल कर लेते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और योग्य कार्यकर्ता को मौका देने के लिए ये फैसला लिया है, क्योंकि अभी तक क्षेत्रीय नेता अपने हिसाब से जिला अध्यक्षों का चयन करते थे। खैर, वजह जो भी रही हो, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली किन नामों पर मोहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और आमतौर पर तमाम सारे दलों में कहा जाता है कि उनके जो बड़े निर्णय होते हैं वो आला कमान करता है। कहने को ये कह दिया जाता है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन बीजेपी अभी तक इससे अछूती रही थी, खास तौर से कि जिला अध्यक्षों के चयन की जहाँ तक बात होती थी। लेकिन इस बार जब मंडल अध्यक्षों के चुनाव को लेकर कई सारे विवाद सामने आए, कुछ की नियुक्तियां अटकी, कई जगह चीज़ें होल्ड पर हुई, और अब ऐसे में जिला अध्यक्षों का निर्णय अगर केंद्रीय आला कमान ही करेगा, फिर प्रदेश संगठन क्या करेगा? देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस तरह से भाजपा लगातार काम कर रही है, और भाजपा में एक बात तो सबसे अच्छी बात है कि अनुशासन बहुत ज्यादा होता है। उसके बावजूद भी जिस तरह से हमने मंडल के चुनाव में देखा, जिस तरह बूथ लेवल के चुनाव पे देखा, तो संगठन चुनाव में पूरी तरह से गुटबाजी हावी रही। स्थानीय नेता एक दूसरे की टांग खींचते रहे
और लगभग वही स्थिति जिलाध्यक्ष को लेकर के है। और जिलाध्यक्ष को लेकर के जिन जो परिस्थितियां निर्मित होती जा रही है, संगठन में जो खींचतान चल रहा है, आपसी मध्य प्रदेश स्तर के नेताओं में अपने अपने जिलों को लेकर के, अपने अपने छत्रप को लेकर, क्षेत्र को लेकर के जिस तरह से विरोधाभास पैदा हो रही है, उससे बचने के लिए मुझे लगता है कि सेंट्रल कमेटी ने या जो सेंट्रल चुनाव कमेटी है संगठन के, उनने ये निर्णय लिया है कि दिल्ली स्तर पर इस जिलाध्यक्षों का निर्णय लिया जाए। मुझे लगता है कि जो 60 जिलाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने हैं, उनको लेकर के बहुत सारी क्राइटेरिया भी सुनिश्चित की जा रही है। तो उन क्राइटेरिया के कारण जो है कई तरह से असमंजस की स्थिति स्थानीय नेताओं में देखी जा रही थी। जिस तरह से पर्यवेक्षक भेजे गए थे, पर्यवेक्षक या चुनाव प्रभारी भेजे वो गए तो थे, हमेशा होता है ना, बीजेपी में प्रक्रिया तो हमेशा होती है, पर्यवेक्षक जाते हैं, रायशुमारी होती है। वर्मा जी, उसमें क्राइटेरिया जो तय किया गया है, मुझे लगता है कि जिस तरह से नाम बुलाए गए हैं कि हर जिले से एक महिला का भी पैनल में नाम, 3 लोगों के पैनल में नाम भेजा जाए, तो मुझे लगता है कि 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात पर बहुत गंभीरता से भाजपा विचार कर रही है। और इसी तरह से जिस तरह जो 3 बार 4 बार या 4 साल 5 साल से लंबे समय से हैं, उनको फिर से न लेने की बात कही जा रही थी, इन सब पर मुझे लगता है कि बहुत असमंजस की स्थिति निर्मित होती जा रही थी पार्टी में, और इसे बचने के लिए ही इस तरह का निर्णय लिया गया है, ऐसा मुझे अंदाजा है। जी प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि जो पिछली बार तक अभी तक देखा हमने कि नीचे के स्तर पर निर्णय हो जाते थे, और जब एक क्राइटेरिया तय हो गया कि 60 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, बहुत ज़रूरी नहीं हुआ, तो जो पिछला अध्यक्ष मौजूदा वो रिपीट नहीं होगा, और सारी चीज़ें सेट हो गई है। उसके बाद अगर ये हो कि सारे क्राइटेरिया अगर तय हो गए यहीं, फिर दिल्ली क्यों भेजना? क्योंकि जब रायशुमारी में भी ये हुआ कि आपको मौखिक कुछ नहीं करना, लिखित में देना, ताकि ये विवाद ना हो कि आपने उसके खिलाफ बोला या रायशुमारी में इसके पक्ष में बोले। देखिए मनोज जी, कांग्रेस और बीजेपी में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। कांग्रेस में भी जो नियुक्तियां यदि जिला अध्यक्ष और मंडल तक की नियुक्तियों की भी चिट्ठियां वहीं से आती हैं, उनके जो है राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारी के साइन से होती हैं। बीजेपी भी लगभग उसी प्रक्रिया पे चली जा रही, बस यहाँ पर यह है कि वो साइन नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपने पास ले रहे हैं, साइन यहाँ के होंगे, काम वहाँ से होगा। तो ये सेंट्रलाइज जो पार्टी अपने आप को करती जा रही है, ये शायद जो लोग बीजेपी की ऊपर पर कमान संभाल रहे हैं उस प्रक्रिया से नहीं आए हैं नीचे से संघर्ष करके, तो इसलिए उनके लिए ये दिक्कत हो रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना काम करने का तरीका रहा है। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी यदि आज बनी है तो उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर बनी है जिन्हें संघर्ष करके उसको वहाँ तक पहुँचाया है। सालों तक लोग लगे रहे, वो चना चमेना खा के ही लोग दौरे करते रहे, बढ़ाते रहे, ऐसी जो कहावत है वो इसीलिए है क्योंकि वो पूरा जीवन ही एक तरीके से वो पार्टी को देते रहे। अब आप इस तरीके से यदि काम करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर जो लगा हुआ है काम कर रहा है वो तो प्रचार में तो रहेगा नहीं, वो जोड़ तोड़ में रहेगा नहीं, वो रायशुमारी में एक दरवाजे पे जाने वाला नहीं है। उसको तो ये मालूम था कि मेरे को प्रदेश का नेतृत्व जो है या उसका जो भी ऊपर का नेतृत्व है वो उसकी नज़र में मैं हूँ, बिल्कुल अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे वो तरजीह देगा। लेकिन अब सारी चीज़ें जब सेंट्रलाइज दिल्ली जा रही है, 3 नाम पहुँच रहे हैं, तो क्या दिल्ली में बैठे जो लोग ये निर्णय लेंगे क्या वो एक जिले के वो जो 3 नाम है सबको व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं? मोटे तौर पर कम से कम 150 लोग हो गए। क्या उनके कामकाज के बारे में जानते हैं, उनका योगदान जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते। ये भारतीय जनता पार्टी उसी स्तर पे, मनोज जी बहुत आसानी से कहूँ इसको जी, तो 2018 के चुनाव में पार्टी ने जो पूरे टिकट जो बांटे थे वो एक सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर बांटे थे। उन्होंने प्रदेश की बिल्कुल सूची को तरजीह नहीं दी थी, उसका हश्र उन्होंने देख लिया था। अभी 2023 के चुनाव में भी शुरुआत वहीं से हुई थी। शुरू की 2-3 सूचियाँ जो आई वो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आई। उसके बाद उनको लगा कि नहीं, विरोध हुई होने लगा, उनको समझ में आया कि गलती हो रही है, क्योंकि प्रदेश के नेता बताने लगे कि पिछले बार की तरह हम हार सकते हैं इस गलत प्रक्रिया में। तो आखिर में फिर प्रदेश के नेतृत्व के हाथ में कमान सौंपी गई। मुख्यमंत्री और प्रदेश नेतृत्व ने मिलकर जो विधायकों को के चुनाव में जिनको खड़ा किया, तो आप उसका रेशो देख लीजिए, जो दिल्ली से नाम आए थे और जो यहाँ से तय होकर वो ज़्यादा लोग चुनाव जीते, सफल वो ज़्यादा रहे। तो सीधा सी बात है, ग्राउंड रियलिटी तो जहाँ बैठा उसको पता है ना, उसको पता है। तो ये बिल्कुल एक गलत प्रक्रिया है। आप सेंट्रलाइज करके यदि बीजेपी को हमने बनाया है और बीजेपी को ये हमको खत्म करना है, यदि इस प्रक्रिया पर वो चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको ऐसा करने का हक है उनको करने, क्योंकि वो उस जगह पर बैठे हुए हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि आप यदि लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं, कार्यकर्ता आधारित दल होने की बात करते हैं, आप जीत कर श्रेय खुद न लेके कार्यकर्ताओं को देते हैं,
तो फिर आपको जो उस कार्यकर्ता को सुनना पड़ेगा, उसको मौका देना पड़ेगा स्वस्थ तरीके से। यदि आप नीचे से, अभी तक तो चुनाव हो ही रहे थे ना, भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से 40-42 साल में इसी जिस प्रक्रिया से चुनाव होकर लोग आए, तो क्या उन लोगों ने पार्टी को बिगाड़ दिया? बिल्कुल, क्या ये बड़ा उन सवाल लोगों है। ने पार्टी का नुकसान किया था? या जो लोग अभी हैं क्या वो पार्टी का नुकसान करने के लिए पार्टी में है? निश्चित तौर पर नहीं है। लेकिन चूंकि पार्टी का ढर्रा ही ऐसा हो गया है कि वो चुनाव आए तो 5 लाख लोगों को ले आइए, अब दूसरे दल के लोगों को जो आपकी विचारधारा से जुड़े नहीं है, भले वो किसी व्यक्ति के प्रति समर्पित हों, वो आपकी पार्टी के प्रति समर्पित ना हो, भले उनके कार्यकर्ता काम ना करें, आपने टिकट नहीं दिया वो वापस लौट गए तो उनके पूरे एक हुजूम उनका वापस लौट गया। लेकिन आपका मूल कार्यकर्ता जो शुरुआत जिसने जीरो से की थी, जो बीजेपी में आया और उसके लंबे समय तक यहाँ काम कर रहा है, वो हर तो परिस्थिति बीजेपी में आपके छोड़कर साथ नहीं खड़ा गया है वो छोड़कर नहीं जा रहा है बीजेपी। तो आपको ये समझना होगा, कार्यकर्ताओं के भाव को समझना होगा। जो मैंने पहली बात कही वही है, दिल्ली में बैठे लोगों की जो सोच है वो शायद कुछ अलग तरीके की सोच है। वो सब कंप्यूटर और वो वाले हैं, सर्वे डाटा रिपोर्ट वाले, तो डाटा नहीं चलने वाला है पार्टी के मामले में। तो ब्रजेश जी, दो दिलचस्प चीज़ें कि एक ये चीज़ हो रही है कि दिल्ली में हो रहा है, और जो प्रभु जी ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी खड़ी की उनको भी याद करने का हम देख रहे हैं कि पूरा लाव लश्कर के साथ जाते हैं कि पटवा जी को याद किया जा रहा है, ठाकरे जी को याद किया जा रहा है। तो उन्होंने तो एक एक कार्यकर्ताओं को गढ़ा, कई कार्यकर्ताओं को लेकर कहा गया कि इनको चुनाव नहीं लड़ाई है, लेकिन पार्टी जानती थी कि ये भले हारेगा, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता उसको टिकट दिया गया, सेकंड लाइन की लीडरशिप को बढ़ाया गया। तो एक तरफ आप दोनों काम कर रहे हैं, उन नेताओं को भी याद कर रहे हैं और जो उन्होंने एक परंपरा बनाई थी उसको आप तार भी कर रहे हैं। मुझे लगता है एक पहलू तो जो प्रभु जी ने बताया वो है, दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में जो जिस तरह से 5.5 लाख लोग जो बीजेपी दावा करती है कि आए हैं कांग्रेस से, तो कुछ जगह पे ऐसी समस्या आ रही हो और ज़्यादा गुटबाजी ना बढ़े या ज़्यादा लोगों में टकराव ना हो अपने अपने समर्थकों को जिलाध्यक्ष बनाने के लिए, इसलिए सूची मंगा ली होगा। वही जो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के जो नेता कहेंगे ज़्यादातर उन्हीं नामों पर मोहर लगेगी। क्योंकि यदि हम विधायक की बात करें, उम्मीदवारों की बात करें, जब टिकट देने तब एक सर्वे कराते थे, अभी तो कोई सर्वे कराया नहीं है बीजेपी ने, ऐसा कोई संज्ञान में आया भी नहीं कि जिलाध्यक्षों के लिए सर्वे करा रहे हैं। फीडबैक भी जो लिया है, जो 3 लोग रायशुमारी तो चली रही ना, जिलों में हो गई रायशुमारी चल रही है, तो रायशुमारी के आधार पर ही यदि निर्णय होगा तो रायशुमारी में तो उसी व्यक्ति को पलड़ा भारी रहेगा ना जिसको लोग ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता चाहते होंगे, जिसने ज्यादा से ज्यादा उनके पक्ष में समर्थन दिया होगा। मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है ना कि इसी मध्य प्रदेश में हमने देखा ना 2018 में कि जिन वीडी शर्मा को कहा गया कि चुनाव लड़ा लिया जाए, तो भोपाल के सारे विधायक सांसद उनके खिलाफ हो गए। उनको पता नहीं होगा शायद कि 2020 में वो आदमी अध्यक्ष बनेगा और 23 में वही टिकट बांटेगा। निश्चित तौर पर ऐसा तो होता है। ये भी हो सकता है ना कि आप किसी के खिलाफ हो तो आप सारे लोग इकट्ठे हो जाए कि ये नहीं चलेगा। लेकिन भोपाल के जिलाध्यक्ष की बात करें तो कोई तो 2 लोग एक व्यक्ति पे एक मत होंगे ना। यदि आलोक शर्मा अलग लगे हुए हैं सांसद होने के नाते, विश्वास सारंग अलग लगे हुए हैं, रामेश्वर शर्मा अलग है, भगवान दास सबनानी है, तो कहीं ना कहीं तो 3 नामों की पैनल आई होगी, 3 पे सहमति हुई होगी ना। बाकी के लोगों से रायशुमारी आई होगी तो वो होंगे बीजेपी के लोग ना, कोई बाहर के तो होंगे नहीं। उनमें प्रबल कौन है जो ज्यादा बेहतर को, ये आला कमान को देखना चाहिए और प्रदेश नेतृत्व को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे कुछ क्षेत्रों में, चाहे हम ग्वालियर चंबल की बात कर लें, गुना की बात कर लें, दमोह की, नरसिंहपुर की बात कर लें, जो बड़े नेताओं के जो क्षेत्र हैं, चाहे हम इन मालवा की बात कर लें, इंदौर की बात कर लें, कुछ जगह पर ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि बड़े नेताओं के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा हो, एक नाम पर सहमति नहीं बन रही हो, ताकि इसलिए सूची दिल्ली बुला ली है कि दिल्ली से तय होगा। बाकी उससे क्या होगा, जो स्थानीय स्तर के नेता हैं उनमें एक तरह से टकराव नहीं होगा, संतुष्टि हो जाएगी। जो तय किया आलाकमान ने तय किया, और मध्य प्रदेश के नेताओं के लिए कहने को हो जाएगा भाई हमने तो नाम भेज दिए थे, हम आपके लिए अपने अपने समर्थकों को वो एक तरह से संतुष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई हमने नाम भेज दिए थे, हमने पूरी कोशिश की, आपका नहीं होगा तो 3 में से एक का ही किसी का ना। तो मुझे लगता है कि जो गुटबाजी एक तरह से जो जिसकी संभावना लग रही है बीजेपी को, इस वजह से इस सूची को लटकाया गया है, इस वजह से दिल्ली नाम भेजने की बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं वो गुटबाजी नजर ना आए, उस पर विवाद ना हो कि हाँ मध्य प्रदेश में अब गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है। गुटबाजी क्या है, पहले भी अपने लोगों को लोग जिलाध्यक्ष बनाने की कोशिश करते रहे, विवाद पहले भी रहे, लेकिन अब परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए लगता है कि जैसे सिंधिया जी के आने के बाद से एक तरह से माहौल बनेगा कि मध्य प्रदेश में गुटबाजी हो गई, शिवराज जी के हटने के बाद से ऐसा लगेगा कि गुटबाजी हो गई है, जो दिग्गज नेता मध्य प्रदेश आ गए हैं उनसे क्या गुटबाजी बढ़ गई। तो मुझे लगता है इसलिए साधने के लिए आला कमान ने ये
नाम बुलाने की बात की होगी और यहाँ से पल्ला झाड़ने के लिए प्रदेश के नेताओं ने वहाँ भेज दी होगी। अधिकांश नामों पर मोहर वही लगेगी जो प्रदेश के नेता चाहते होंगे, क्योंकि जो पिछली जो गलतियां की हैं, चाहे हम लोकसभा चुनाव की देख लें, चाहे हम मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव की देख लें, तो आलाकमान ने अपनी गलतियों को महसूस किया है। जो सर्वे के आधार पर टिकट दिया था, बाद में आपको फ्री हैंड दिया ना, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे मध्य प्रदेश में। तो मुझे नहीं लगता है कि संगठन के साथ ऐसा कोई बड़ा छेड़छाड़ करने की कोशिश केंद्रीय आलाकमान करेगा जिससे कि भारी भरकम नुकसान हो सके। जी, तो खिलावन जी 31 तारीख तक कहा गया कि 31 तक जिलाध्यक्षों का चयन हो जाए। अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, और अगर मोटे तौर पे 55 जिले बीजेपी के मान लिए जाए, ग्रामीण और शहरी छोड़ के, तो अगर 103 का पैनल देख लें तो लगभग 250 नाम होते हैं। तो संभव है कि 3 दिन में कोई नेता दिल्ली में इतना फुर्सत में हो कि वो सारी चीज़ों का अध्ययन कर ले और वो तय हो जाए, या उस प्रक्रिया को और आगे बढ़ा दिया जाए। देखिए मनोज जी, मुझे नहीं लगता कि 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक ये सब नाम तय हो जाए। हाँ, कुछ नाम आ सकते हैं सामने जहाँ जहाँ कम विवाद हो और लगभग सभी स्थानीय नेता सहमत हों, ऐसे नामों पर अंतिम मुहर दिल्ली से लग सकती है। लेकिन सभी की घोषणा हो जाए ऐसी संभावना कम है। देखिए, अलग अलग तरह की पार्टी मानी जाती है भाजपा को, और भाजपा में अनुशासन को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन लगता है गुटबाजी बहुत चरम पर है। अभी उन्होंने मंडल अध्यक्ष तक बदल दिए। कई मंडल 100 मंडल अध्यक्ष लगभग घोषणा होने के बाद बदले गए। मंडल अध्यक्ष और बूथ स्तर पर भी बहुत विवाद, लेकिन उसमें भी रिपीट भी बहुत सारे लोग हो गए ना। तो कुल मिला के निश्चित तौर पे बाद में फिर अपने अपने बड़े नेताओं को, क्षेत्र के बड़े नेताओं को खुश करने के लिए फिर से रिपीट कर दिएगा, उन्हीं नामों की घोषणा कुछ लोगों को कर दी गई। लेकिन मुझे लगता है कि यदि विवाद की स्थिति बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है इसी कारण सारे के सारे अध्यक्ष, जिलों के अध्यक्ष को लेकर 60 के 60 अध्यक्षों को लेकर के दिल्ली में बात हो रही है। मुझे लगता है कि यदि हमने चुनाव टिकट वितरण में भी देखा है कि जिसमें बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने के बाद एकमत हो जाते हैं, और एकमत हो जाने के बाद भोपाल स्तर पर ही इस तरह के नाम का चयन कर लिया जाता है, और जो कुछ बचे हैं जिसमें ज्यादा विवाद की स्थिति है उसे दिल्ली तक बुलाया जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति रही प्राय हर क्षेत्र को लेकर के, हर अध्यक्ष को लेकर के, हर जिले के अध्यक्ष को लेकर के, हर नगर अध्यक्ष को लेकर के। तो मुझे लगता है कि इसी से बचने के लिए पार्टी हाईकमान ने नाम बुलाए हैं वहां दिल्ली, ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं ग्वालियर चंबल में जिस तरह से शीर्ष स्तर के वहां के क्षेत्रीय 2 नेता हैं, सिंधिया जी और तोमर जी, दोनों के बीच बहुत विवाद है अपने अपने जिले में जिलाध्यक्ष बनाने को लेकर के। प्राय बुंदेलखंड में देख लीजिए क्या स्थिति है, सागर में तो वो तो सब जगह वर्चस्व की लड़ाई तो है ही ना। अभी जो हम देख रहे हैं कि गोविंद सिंह और भूपेंद्र सिंह का प्रकरण, तो मुझे लगता वो भी तो वही है। इन सब से बचने के लिए पार्टी हाईकमान ने इस तरह का निर्णय लिया होगा ताकि विवाद की सारी स्थितियों को टाला जा सके, आपसी टकराव की स्थितियों को टाला जा सके। जी प्रभु जी, एक अनुभवी लोगों की टीम बनाई गई चुनाव प्रक्रिया के लिए। कहा गया कि उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, पर्यवेक्षक भेजे गए, रायशुमारी हो गई है, और दूसरे बड़े नेता भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश संगठन महामंत्री हों, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, या दिल्ली के तमाम सारे नेता। उसके बाद भी अगर निर्णय दिल्ली को करना है तो ऐसा नहीं लगता है कि एक तो आप इनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि ये लोग फेयर चुनाव नहीं करवा रहे होंगे, और दूसरा जो मेहनती कार्यकर्ता उसको लगता होगा कि मैं संगठन में या किसी नेता या किसी विधायक के लिए मेहनत करने से अच्छा कि दिल्ली में कोई एक नेता पकड़ लूँ कि जब ऐसी नौबत आए तो मैं बजाय उसके दिल्ली से पैराशूट लैंडिंग ले लूँ, बजाय मैं संगठन का काम करूँ। जिस टीम की बात आप कर रहे हैं, जिनको चुनाव कराने की जिम्मा दिया, वो मैसेंजर ही हो सकते हैं केवल, इससे ज़्यादा भूमिका उनकी दिखाई नहीं दे रही है मनोज जी, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं। जहां तक बात है, अभी खिलावन जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में तो मान लेते हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति है, बुंदेलखंड में अलग घमासान मचा हुआ है, ग्वालियर में सिंधिया के आए हुए लोगों, बाकी मूल बीजेपी और सिंधिया बीजेपी में घमासान मान लेते हैं, बाकी जो मालवा में अलग मान लेते हैं, बाकी जगह अलग मान लेते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये मध्य प्रदेश के लिए है? नहीं, छत्तीसगढ़ में भी वही है। सभी राज्यों में जहां भी चुनाव हो रहा है वहां जिलाध्यक्ष के मामले बिल्कुल वही प्रक्रिया जो है यहाँ है, वही वहां के लिए है। सारी जगह के पैनल बुलाए गए, तो क्या ये मान लें कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ पूरे देश भर में, और पूरे प्रदेश में तो ये हालात होंगे भी नहीं, कुछ जिलों में होंगे। हाँ, तो ये पूरा का पूरा मामला सेंट्रलाइज करने का खेल है मनोज जी। और मान लीजिए कि ब्रजेश जी अभी कह रहे थे 3 नाम गए, जो विधायकों की सहमति से, सबकी सहमति से 3 नाम बने, उसमें से किसी एक को वो बना देंगे वहां से, जो वहां से नियुक्त होकर आएगा। तो जो बाकी 2 हैं, क्या उनके पास वो जाएगा कि भाई अपने को मिलकर काम करना है?
जबकि यहाँ पर जब चुनाव होता था तो जैसे ही चुनाव में एक डिक्लेयर होता है दूसरा मान जाता है कि यार उसके पक्ष में ज्यादा रायशुमारी आई है, तो कई बार वो उसकी गले टीम मिल में लेते उसको हैं रख भी आपस लिया में। जाता है। जी, आपस में मिल लेते हैं, चलो भैया ठीक है यार अब मिलकर पार्टी काम करना है। लेकिन ये स्थिति नहीं होगी, इससे मनमुटाव और ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि आप दिल्ली से नियुक्त होकर आए तो फिर आप किसी की सुनेंगे नहीं, सुनेंगे अपनी ही मर्जी चलाएंगे आप फिर तो प्रदेश नेतृत्व की भी क्यों सुनोगे आप? तो फिर वो जो हम पहले याद होगा आपको, जैसे कांग्रेस में होता है कि वही उनने कहा कि मुझे कैसे हटा सकते, मेरी नियुक्ति तो केंद्र से हुई है, बिल्कुल प्रदेश को अधिकार नहीं। तो जो फिर मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उनके ये शब्द थे। जी, तो फिर मध्य प्रदेश का कोई भी जिला अध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष को क्यों सुनेगा? चाहे वीडी शर्मा हो चाहे कोई दूसरा अध्यक्ष बने, वो अनुशासनहीनता पर उसको कोई नोटिस दिया जाता है या उसको कोई पार्टी का काम करने को कहा जाता है तो वो क्यों सुनेगा? वो कहेगा मैं तो दिल्ली से नियुक्त होकर आया हूँ। तो ये जो पार्टी में एक जो अलग तरीके की जो व्यवस्था हो रही है ना, ये पूरा का पूरा पार्टी को, तो फिर प्रदेश संगठन की जरूरत ही क्या है? दिल्ली से आप पूरा काम चला लीजिए, प्रदेश नेतृत्व की जगह कुछ और मैसेंजर रख लीजिए जिनको आप कहें निर्देश दें वो पूरा काम करें। तो यहाँ पूरी प्रक्रिया का एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है ना मनोज जी, वो बदलता हुआ जा रहा है, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में जो है एक विधायक जी से ही पंचनिष्ठा पूछ ली थी, बिल्कुल, जो कि संगठन के बड़े पुरोधा हैं, लेकिन वो भी और उनके समेत मंच पर बैठा कोई भी व्यक्ति पंचनिष्ठा नहीं बता पाया था। तो ये अब बीजेपी का चरित्र हो गया है। और आपको ये भी याद होगा कि पहले बीजेपी कार्यालय जाइए, मामूली कार्यकर्ता भी खड़े होकर पंचनिष्ठा की कोई न कोई एक निष्ठा बताता रहता था। जैसी गलती होती थी, कहीं भी गलती होती थी तो एक पंचनिष्ठा के नाम में से एक निष्ठा वो बता ही देता था कि इस निष्ठा का जो है टूट रही है। अब वो स्थिति नहीं है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक बदलाव के दौर पर है। अच्छा होगा या बुरा होगा ये बीजेपी के निर्णायक लोग जाने, लेकिन ये प्रक्रिया जो है बीजेपी के मूल चरित्र से मेल नहीं खा रही है। कहीं ना कहीं इसको लेकर जो चुनाव कराने वाली टीम है उसको भी दिक्कत है, उसको भी संशय है, क्योंकि उनके वजूद पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। वो जो बिल्कुल निर्णय यही ले मैंने रहे हैं। इसलिए पूछा था आपसे। लेकिन एक और चीज है ना प्रभु जी, उसमें यदि जो महिलाओं की बात कर रहे हैं 33 और 35% की, यदि ये करेंगे तो भी संगठन कमजोर हो जाएगा। आपके पास उतना सक्षम नेतृत्व है क्या महिलाओं का जो पूरा जिला चला सके जिस तरह से संगठन चलता है? ये तो उनकी सोच है मनोज ब्रजेश जी। उनको यदि राष्ट्रीय स्तर पे चुनावी लाभ लेने के लिए संगठन खड़ा करना है इस तरीके का कि महिलाओं को आरक्षण देना है, तो वो पार्टी में ये तो बहुत पहले सुषमा स्वराज जी ने इंदौर में, मुझे याद है 2010 की राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रस्ताव दिया था संगठन में महिलाओं के पद देने वाला। तब ये इस बारे में सहमति बनी थी, तो संगठन में महिलाओं को भागीदारी वहाँ पर देनी शुरू हुई। आपको महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष जो है चुनाव समिति की मेंबर होती हैं, क्या उनकी सिफारिश पे कोई टिकट दिया जाता है? क्योंकि अब तो पूरा दिल्ली से ही आते हैं सारे नाम, तो वो सिफारिशों का भी खेल खत्म हो गया है कि आप उनका वजूद ही नहीं, आप केवल नाम के लिए एक नुमाइंदा रख लीजिए। शतरंज की चौसर में जो सारी गोटियां होती हैं वैसी, और चाल को इसी ना चलने दें आप उनको। बिल्कुल। वो ब्रजेश जी आप महिलाओं को रख भी लें, मान लीजिए महिला मोर्चा की अगर हम बात कर लें तो आप बताइए कि किसी आम आदमी से पूछ लें या बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछ लें कि महिला मोर्चा की उनकी प्रदेश अध्यक्ष होने, तो बता पाएंगे क्या? भाई मेरी जिज्ञासा थी कि यदि महिला को अध्यक्ष बनाना ही चाहते हैं मनोज जी, तो आपको मजबूत महिला नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा ना आपको वार्ड से, पार्षद से, वहीं से। तो ये प्रक्रिया तो आपकी निरंतर चलने वाली है ना। आज की तारीख में आप यदि किसी महिला को अध्यक्ष बना दें, जिला अध्यक्ष बना दें, तो जिला अध्यक्ष का महत्वपूर्ण रोल होता है मनोज जी। पूरे प्रदेश, पूरे जिले में उसकी सक्रियता रहती है, कार्यक्रम वो पूरे क्रियान्वयन करा पाता है। तो क्या ऐसी कोई आपके पास महिला नेतृत्व है 33% इतने जिलों में? तो मुझे लगता है उस पर आशंका है मुझे, जिस हमने मंडल अध्यक्षों में देखा है। क्या उतनी महिला आ पाई? क्या गिने चुने आप 2-4 नाम बता दीजिए, उस पर चर्चा हो गई कि हाँ हम महिलाओं को तरजीह दे रहे हैं, पहली महिला मंडल अध्यक्ष बनाई, ये बनाई। तो जिलों में भी मुझे उस पर आशंका है कि बीजेपी जो कह रही है वो पालन कर पाएगी, क्योंकि इतनी महिला प्रतिनिधित्व उसके पास इतना सक्षम नहीं है उसके पास, लेकिन वो उतना संगठन के हिसाब से सक्षम नहीं है कि जो संगठन को बेहतर तरीके से चला सके। जिस तरह का मध्य प्रदेश का संगठन है उसको कमजोर करने की रणनीति पर लेकिन जो परंपरा हम देख रहे हैं उससे तो लगी रहना है कि उनको मजबूत नहीं मजबूर लोग चाहिए, और शायद उसी दिशा में बीजेपी बढ़ती नजर आ रही है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो जिला अध्यक्षों को लेकर क्राइटेरिया तमाम सारे बना दिए गए, रायशुमारी का दौर चल रहा है, तमाम सारी एक बड़ी टीम काम कर रही है, लेकिन निर्णय हाईकमान को करना है। उस हाईकमान को, जिस हाईकमान संस्कृति के खिलाफ बीजेपी के तमाम सारे नेता मुखर रहते हैं, बयान देते रहते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस जैसा हमारे यहाँ नहीं, हमारे आंतरिक लोकतंत्र है और सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। तो क्या उम्मीद की जाए कि जब ये लिस्ट आएगी जिला अध्यक्षों की तो ये माना जाए कि जो योग्य लोग हैं रायशुमारी में जिनके नाम गए उन्हीं की लॉटरी खुली है, या हाईकमान की पसंद के लोग जिलों में नजर आएंगे? और अगर वो हाईकमान की पसंद के होंगे तो क्या वो प्रदेश के आला कमान को झेलेंगे या उसकी सुनेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।